नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के गणित प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 2022 में डीएलएड 2021 बैच के समय पूछा गया था उस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि विगत 5 वर्ष में पूछे गए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वस्तुनिष्ठ में पहला प्रश्न पूछा गया था, रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है। रोमन अंक में x का मतलब होता है 10। अगर मान लीजिए 20 लिखना हो तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है x, यानी कि यहाँ पर देखिए 2 बार आ गया यानी पुनरावृत्ति हो रही है। c का मतलब होता है 100 रोमन में, और अगर 200 या 300 अगर मान लीजिए लिखना हो तो 3 बार c लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पर भी देखिए c की पुनरावृत्ति हो रही है। 1 जो i होता है इसका मतलब होता है 1, ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए अगर आपको 7 लिखना है तो यहाँ पर पहले v लिखेंगे फिर 2 बार i लिखा जाता है, तो यहाँ पर भी पुनरावृत्ति हो रही है i की। लेकिन अगर बात करें l की तो l का मतलब होता है 50 और इसका पुनरावृत्ति नहीं किया जाता है, ठीक है। प्रश्न में यही आपसे पूछा गया था कि किसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, L की पुनरावृत्ति नहीं होती है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, संख्या 70,560 में अंक 5 और अंक 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा। दिए गए संख्या में अगर 6 का स्थानीय मान निकाला जाए तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, और अगर 5 का स्थानीय मान निकाला जाए तो ये हो जाएगा 500, और इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे तो 6 पचे 30 और उसके आगे 3 जीरो और लग जाएगा, यानी कि ये संख्या आपको प्राप्त हो जाएगा 30,000। दिए गए ऑप्शंस में आप देखिए ऑप्शन नंबर 3 30,000 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, 0.5 का 4% कितना होगा। 0.5 और इसका 4% निकालना है। 4 और प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 चौक 20 और एक अंक के बाद दशमलव था तो यहाँ दशमलव लग गया, बटे 100 आपका हो जाएगा। जब इससे आप भाग देंगे तो आ जाएगा 0.02। यही आपका उत्तर होगा 0.02। आप ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न पूछा गया था, 2 संख्याओं का मौसा 35 दिया गया है और उनका लौसा 525 दिया गया है। उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या आपसे पूछी जा रही है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि मौसा गुणे लौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मौसा आपको 35 दिया गया है गुणे लौसा आपको 525 दिया गया है, बराबर पहली संख्या 175 गुणे दूसरी संख्या। मान लीजिए मैं दूसरी संख्या को x मान ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको मैं 5 से काट रहा हूँ तो 5 सत्ते 35, इसको 5 से काटेंगे तो 5 तियाँ 15 और 2 शेष बचा 5 यहाँ 25, ठीक है। फिर इसको जब आप 7 से काटेंगे तो ये 5 बार में जाएगा। फिर देखिए ये 5 से अगर इसको काटा जाए तो 5 एकम 5 और 0 और ये 5 यहाँ 25, यानी कि x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 105, यानी दूसरी जो संख्या होगी उसका मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 105। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, यदि x - 2 बराबर 1 हो तो 3x² प्लस 5x प्लस 2 का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको x का मान निकालना है और इस इक्वेशन में रख देना है। इस इक्वेशन को देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, -2 इधर पक्षांतर होकर के 1 में जुड़ेगा और 3 आ जाएगा। x का मान 3 अब दूसरे इक्वेशन में रख देना है। देखिए 3 गुणे x² है यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 5 गुणे x यानी 5 गुणे 3 यानी कि 15 हो जाएगा, प्लस 2 दिया गया है। अब देखिए 9 त्रिक 27 प्लस 15 प्लस 2, यहाँ पर देखिए 2 5 7 7 14 के 4 हाथ में 1, ठीक है। उसके बाद से 1 और 2 3 और एक हाथ में जो शेष हासिल बचा था वो मिला करके 44 हो जाएगा। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 44। दोस्तों अब बात करेंगे अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों की। छठा प्रश्न पूछा गया था, दिए गए अंकों को जोड़ करके उसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक सीक्वेंस में मैं लिख ले रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 6.666 दिया गया है, उसके बाद से 6.66 दिया गया है, यहाँ पर मैं 0 लिख दे रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद से 6.6 दिया गया है, यहाँ पर 2 जीरो मैं लगा दे रहा हूँ। उसके बाद से अंत में 6 दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर 3 जीरो लगा दे रहा हूँ। अब सबको जोड़िए, ये देखिए ये 6 हो जाएगा, 6 + 6 12 हो जाएगा, हाथ में 1 बच जाएगा हासिल। अब देखिए 7 6 13 13 6 19 का 9, हाथ में 1 हासिल बचा। देखिए अब 1 और 6 7 6 13 6 19 और 6 25, यानी आपका उत्तर आ जाएगा 25.926। इसका उत्तर हो जाएगा 25.926 आपका आंसर होगा। सातवां प्रश्न पूछा गया था, पटरी एवं प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बनाइए। तो सबसे पहले पटरी की मदद से आपको एक सरल रेखा खींच लेनी होती है। मान लीजिए ये रेखा AB हो गया, ठीक है। अब केंद्र बिंदु
ए को मानते हुए प्रकार में कोई भी चाप लेकर के एक इस प्रकार से चाप लगाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद से मान लीजिए ये बिंदु हो गया आपका सी को केंद्र बिंदु मानते हुए उसी चाप से बिना परिवर्तन किए आपको पहली बार एक चाप इस प्रकार से लगाना होगा। मान लीजिए ये पॉइंट के मिल गया। अब फिर से के को केंद्र बिंदु मानते हुए उसी चाप से बिना बदले आपको एक बार फिर से चाप लगाना होगा। मान लीजिए ये पॉइंट ओ मिल गया। अब ए और ओ को मिलाते हुए एक सरल रेखा आपको खींच देनी है इस प्रकार से। ठीक है, ये एक सरल रेखा हो गया। तो ये जो कोण बनेगा ये पूरा कोण हो जाएगा 120 अंश का। 8वां प्रश्न पूछा गया था, एक आयत की लंबाई 50 मीटर दी गई है। ठीक है, लंबाई आपको कितना दिया गया, 50 मीटर, तथा उसका परिमाप आपको 180 मीटर दिया गया है। तो उसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। आयत का परिमाप जो होता है वो क्या होता है, आप जानते हैं, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, यहाँ से देखिए हमको लंबाई तो पता है लेकिन चौड़ाई नहीं पता है और परिमाप पता है, तो सबका वैल्यू रख दीजिए। परिमाप का मान आपको 180 दिया गया है, बराबर 2 गुणे लंबाई का मान आपको 50 दिया गया है, प्लस चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 का अंदर जब आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 50 में 2 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, प्लस 2b हो जाएगा, और इधर 180 है। ठीक है, ये 100 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, यानी कि 2b बराबर आपका बचेगा 80 बचेगा। 180 में से 100 जाएगा तो 80 बचेगा। b का मान आपका आ जाएगा 40। ठीक है, ये 40 मीटर उस आयत का चौड़ाई हो गया। अब प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको ज्ञात होगा कि किसी भी आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई आपको दिया गया था 50 गुणे चौड़ाई आपने कितना निकाल लिया, 40। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20 और 2 जीरो और लग जाएगा, यानी 2000 मीटर स्क्वायर उस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। आपका उत्तर हो जाएगा 2000 मीटर स्क्वायर। 9वां प्रश्न पूछा गया था, कोटिपूरक कोण को उदाहरण सहित समझाइए। तो कोटिपूरक कोण का मतलब ये होता है कि दो ऐसे कोण जिनका योग अगर 90 अंश हो जाए तो वो कोटिपूरक कोण कहलाते हैं एक दूसरे के। जैसे कि उदाहरण भी आपसे पूछा गया था, तो आप लिख सकते हैं पहला कोण अगर 50 अंश का है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 90 में से 50 घटाएंगे तो 40 अंश का दूसरा कोण हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण भी लिख सकते हैं। पहला कोण मान लीजिए 30 अंश का है तो दूसरा इसका कोटिपूरक कोण जो होगा वो 60 अंश का हो जाएगा। यानी कि दोनों कोणों का योग अगर 90 अंश के बराबर हो जाता है तो दोनों कोण एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहे जाते हैं। बात करेंगे प्रश्न संख्या 10 की, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, आप कहेंगे 9999 होती है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, आप कहेंगे कि 100 यानी कि 100। कह रहा है कि छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। अब इन दोनों को जोड़ना है, आपसे पूछा जा रहा है, तो जोड़िए। देखिए ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 1 10 का 0 हाथ में 1 और 9 और 1 10 हो जाएगा। यानी कि आपका उत्तर आ जाएगा 10,099। आपका उत्तर हो जाएगा 10,099। 11वां प्रश्न पूछा गया था, 1000 लीटर की पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है। 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी रहेगी। टंकी में एक छेद है जिसकी वजह से प्रत्येक घंटे जितना पानी है उसका 10% कम हो जा रहा है। तो 1 घंटे के बाद पूछ रहा है कि उसमें कितना पानी बचेगा। देखिए पहले पानी की मात्रा कितनी थी, आप कहेंगे 1000 लीटर थी। अब पहले घंटे में 10% इसका कम हो जा रहा है, तो निकाल लेते हैं कि कितना पानी कम हुआ होगा। तो 10% जब मैं निकालता हूँ तो यहाँ पर देखिए 100 लीटर आता है, यानी कि पहले घंटे में उस टंकी में से 100 लीटर पानी निकल जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न में ये पूछ रहा है कि 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी रहेगी। तो पहले उसमें पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी थी, 1000 लीटर थी। 1 घंटे बाद उसमें से 100 लीटर रिस करके निकल गया। अब आप इसको घटा दीजिए तो आपका बचेगा 900 लीटर। ठीक है, यानी कि 1 घंटे के बाद उस पानी की टंकी में 900 लीटर पानी बचेगा। दोस्तों अब बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की। 12वां प्रश्न पूछा गया है, टेलीविजन के विभिन्न ब्रांड का क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत दी गई है। यहाँ पर देखिए ऊपर ब्रांड दिए गए हैं और नीचे उसकी संख्या दी गई है कि कितने कस्टमर उसको परचेज कर रहे हैं। ठीक है, आगे दिया गया है कि आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करिए। पाई ग्राफ आप लोग जानते होंगे कि एक वृत्त में कोणों के माध्यम से इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अब किस प्रकार से आपको करना है यही प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले सभी ब्रांड का कोणों में रिप्रेजेंटेशन कितना होगा आपको ज्ञात करना होगा, क्योंकि वृत्त में जब आप रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो पूरा यहाँ पर जो कोण बनेगा ये 360 अंश का बनेगा। अब प्रत्येक ब्रांड कितना कोण वेटेज रखता है उसको पहले आपको निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले अगर ब्रांड ए की बात करें तो देखिए इसकी जो संख्या है 40 है और टोटल संख्या कितनी है, आप देखिए 40 20 60 15 75 15 90 और 10 100।
तो 40, हम लोग ब्रांड ए की पहले बात कर रहे हैं, तो पहले संख्या इसकी 40 लिखेंगे, उसके बाद टोटल संख्या कितनी है, 100 है, और गुणे 360 करेंगे। 360 क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि वृत्त के केंद्र पर 360 अंश का कोण बनता है। अब यहां से देखिए, एक जीरो से ये कट जाएगा और इसका मान आ जाएगा 144 अंश। यानी कि जो ब्रांड ए है, ये पाई चार्ट में जो इसका कोण का रिप्रेजेंटेशन होगा वो हो जाएगा 144 अंश। इसी प्रकार से देखिए बी की अगर बात करें तो बी का आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो संख्या दी गई है इसको लिखेंगे, इसके बाद से टोटल संख्या दी जितनी होगी 100 है और उसमें 360 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसको देखिए, इसको जब आप काटेंगे तो ये 36 दूनी 72 अंश आ जाएगा। ब्रांड सी की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ऊपर इसकी संख्या लिखेंगे, नीचे टोटल संख्या जो कि 100 है गुणे 360 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए एक जीरो कट गया, 5 से इसको काटेंगे तो 5 तिहाई 15 और ये 5 दूनी 10, ये 8 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 18 दूनी 36 हो जाएगा और ये 18 36 18 तिहाई 54 हो जाएगा। यानी कि ये कितना आ जाएगा, 54 डिग्री आ जाएगा। और इसी प्रकार से ये भी 15 था तो ये भी 54 डिग्री हो जाएगा। और देखिए अगर ई की बात करें तो ई क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 10 डिवाइडेड बाई टोटल संख्या 100 था गुणे 360 हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि ये 36 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखिए टोटल कितना हो गया, ये आपका 72 डिग्री था और ये था 144 डिग्री। अब आपको चेक करना होगा कि कहीं आपने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया। तो अगर आप सभी डिग्री को जोड़ेंगे तो सभी को जोड़ने के बाद से 360 डिग्री आ जाएगा, यानी कि आपका सही है। इन सभी ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करते हैं पाई चार्ट में। इसके लिए सबसे पहले आपको एक वृत्त बनाना होगा। ठीक है, आप वृत्त बना लेंगे, यहाँ पर इसका केंद्र बिंदु होगा। और सबसे पहले ब्रांड ए की बात करें तो ये कितने अंश का कोण बना रहा था, 144 अंश का। तो कोई भी एक रेखा ऐसे खींचेंगे और चांद की मदद से 144 अंश का कोण आप पहले बना देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये हो गया 144 अंश का कोण, तो ये जो हो जाएगा ये ए का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा और ये कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 अंश का। ठीक है, उसके बाद से बी की बात करें तो बी कितना कोण बना रहा था, 72 अंश का। ठीक है, तो यहाँ से आप फिर से एक 72 अंश का कोण बनाएंगे चांद की मदद से और ये जो हो जाएगा ये बी का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसी प्रकार से कोण सी जो था ब्रांड, वो कितना कोण बना रहा था, वो 54 अंश बना रहा था। ठीक है, तो यहाँ से फिर आपको 54 अंश बनाना होगा और ये हो जाएगा सी का रिप्रेजेंटेशन, ये 54 अंश हो गया। इसी प्रकार से कोण डी का भी बनाना होगा, ये भी 54 अंश बना रहा था। ठीक है, ये ब्रांड डी हो गया और जो बचा ई वाला, ठीक है, ये 36 अंश का कोण बना रहा था तो ये आपका 36 अंश का हो जाएगा। ठीक है, आप जब चांद की मदद से ये कोण बनाएंगे तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। मैं नाप करके नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप चांद की मदद से बनाएंगे, आपका बिल्कुल पाई चार्ट एग्जैक्ट बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 13वां प्रश्न पूछा गया था, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में, 1/2 भाग घरेलू खर्च में और 1/5 बच्चों की शिक्षा पर व्यय कर दिया, तो उसके पास कितना भाग बचा। जैसे कि हम लोग मानते हैं कि जितना भी किसी की सैलरी होती है वो एक भाग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर हम लोग भिन्न की बात करते हैं तब कंडीशन में, और अगर प्रतिशत की बात करते हैं तो वो 100 को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर भिन्न के रूप में दिया गया है तो उसका टोटल जो सैलरी होगा वो 1 होगा। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग इसका जो खर्च है इसको जोड़ करके 1 में से घटा देंगे, वहीं आपका उत्तर होगा। देखिए टोटल खर्च की अगर बात करें तो पहला दिया गया है 1/4, दूसरा दिया गया है 1/2 और तीसरा दिया गया है 1/5। इन सब का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 15 4 19, 19/20 हो जाएगा। ये टोटल उसका खर्च हो गया। अब वह कितना बचा लेता है, इसके जानने के लिए आपको टोटल सैलरी में से उसको घटा देना होगा कितना खर्च किया था, यानी 1 में से 19/20 घटाएंगे तो यहाँ पर एलसीएम 20 हो जाएगा और ये देखिए ऊपर 20 माइनस 19, यानी कि आपका उत्तर आ जाएगा 1/20 भाग वो बचा लेता है अपनी सैलरी का। प्रश्न में आपसे यही पूछा गया था कि उसके पास कितना भाग बचा, तो उसके पास 1/20 भाग बचा। 14वां प्रश्न देखिए, आपको एक यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, इसको सरल करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर बॉडमास रूल का यूज किया जाए तो सबसे पहले ये जो छोटा ब्रैकेट होता है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 में से 6 घटेगा तो 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो 3 बचेगा ये आपस में गुणा है, तो 3 × 3 यानी 9 हो जाएगा, यानी यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया, 9 हो गया। अब 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 बचेगा, यानी यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया, इसका मान 5 आ गया। अब देखिए 16 में से 5 घटाएंगे तो 11 बचेगा, यानी यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया, 11 आ गया। अब फाइनल आपका क्या बचा, 121 भागा 11, इसका मान आपका 11 आएगा, यानी उत्तर हो जाएगा 11। 15वां प्रश्न पूछा गया था, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। समबाहु त्रिभुज आप जानते होंगे जिसकी तीनों भुजाएं जो हैं वो बराबर हैं।
अब तीनों का योग आपको परिमाप का मतलब क्या हुआ, तीनों भुजाओं का योग आपको 12 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी प्रत्येक भुजा जो हो गई इसकी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर। अब पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है √3 डिवाइडेड बाई 4 भुजा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर। मान लीजिए भुजा का मैं ए मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, मान आप रख दीजिए। √3/4 भुजा का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4 से ये 16 कटेगा 4 बार में, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। उत्तर होगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16वां प्रश्न पूछा गया था, यदि x बराबर 1/2 हो तो 3x ब्रैकेट में 4x - 5 + 3 का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ पर x की जगह सब जगह 1/2 रख दीजिए। तो देखिए 3x दिया गया, यानी 3 × 1/2 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट में दिया गया 4x, यानी 4 × 1/2 हो जाएगा, -5 + 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए ये 3/2 हो ऐसे ही रहेगा, और ब्रैकेट में देखिए ये 2 बार में कट जाएगा, और 2 में से -5 घटेगा तो -3 बचेगा, और ये +3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लाई जब करेंगे तो -9/2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए 2, तो क्या हो जाएगा -9, और ये क्या हो जाएगा 6, यानी कि आपका बचेगा -3/2। आपका उत्तर हो जाएगा -3/2। 17वां प्रश्न पूछा गया था 8 मीटर लंबाई, यहाँ पर देखिए लंबाई बराबर 8 मीटर दिया गया है तथा 2 मीटर चौड़ाई, यानी इसकी चौड़ाई 2 मीटर दी गई है, वाले आयत का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 2 × 8 = 16 मीटर स्क्वायर इस आयत का क्षेत्रफल हो गया। आगे कह रहा है एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 16 मीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि वर्ग का परिमाप क्या होगा। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, यानी भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मान कितना दिया है 16, यानी ए का मान कितना आ जाएगा 4 मीटर आ जाएगा, ठीक है। यानी वर्ग की एक भुजा 4 मीटर होगी, और वर्ग का परिमाप पूछ रहा है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो आप कहेंगे वर्ग का परिमाप होता है 4 × भुजा, यानी 4a। अब देखिए 4 और भुजा का मान कितना आया है 4 आया, यानी कि उस वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 16 मीटर उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग वीडियो के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। दोस्तों 18वें प्रश्न में 2 पार्ट दिए गए थे सरल करने के लिए, जिसमें पहला पार्ट पूछा गया था -12/30 डिवाइडेड बाई 3/5 + 8/10 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो बॉडमास के रूल के अनुसार सबसे पहले आपको डिवीजन करना होगा, फिर एडिशन होगा, ठीक है। तो पहले इतने पार्ट को सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया -12/30, और ये भाग में था, मैं गुणे में अगर लिखना चाहूँ तो ये भिन्न जो है वो पलट जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। + 8/10 जो था वैसे मैंने लिख दिया। अब ये देखिए अगर मैं इसको 5 से काट दूँ तो ये 6 बार में जाएगा, और ये 2 बार में जाएगा, यानी ये भिन्न कितना बच गया -2/3, और ये +8/10 पहले से है। अब यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा इसका 30, यहाँ पर हो जाएगा -20, और ये प्लस हो जाएगा 3 बार में जाएगा 8 × 3 = 24, ठीक है। तो ऊपर बच जाएगा 4/30, और इसको और काट दीजिए तो 2 से काटेंगे तो 2/15 आपका उत्तर हो जाएगा। 18वें प्रश्न में ही दूसरा पार्ट पूछा गया था, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, -4/6 × -8/10 -16/30। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए 2 से मैं काटता हूँ तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 2 तियाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 2 से काटेंगे तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा। तो अब माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी ऊपर बच गया 8 और नीचे बचेगा 3 × 5 = 15, और यहाँ पर बचेगा -16/30। इसका एलसीएम हो जाएगा 30, और ये देखिए ये 8 दूनी 16, और ये बचेगा 16, यानी कि 16 में से 16 जाएगा तो ऊपर 0 बचेगा, और अगर अंश 0 हो तो हर में कुछ भी संख्या हो तो उसका मान हमेशा 0 आता है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा आपका 0। दोस्तों यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के पिछले 5 वर्षों में पूछे गए सभी सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।